वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के बारे में। हिंदी साहित्य की अगर बात की है तो साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना पेपर नंबर 1 में आपको पढ़ना होता है। तो साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज के वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। छोटे छोटे प्रश्न होंगे, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी। तो कुछ प्रश्नों पर लगभग 32 या 36 प्रश्नों तक हम लोग चर्चा करेंगे। तो 36 प्रश्नों के बारे में आज की वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। और छोटे छोटे प्रश्न होंगे, ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, अति लघु उत्तरीय वाले प्रश्न। तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप सभी लोग इसको अंत तक देखिएगा। बीए 5th सेमेस्टर यानी पंचम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हिंदी आलोचना की पहली पुस्तक का नाम क्या है? तो हिंदी आलोचना की पहली पुस्तक भारतेंदु जी की पुस्तक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की नाटक 1883 ईस्वी को माना जाता है। तो यही नाटक जो रचना है, ये पहली पुस्तक है हिंदी आलोचना की। अगला प्रश्न है, अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो अलंकार के 3 भेद होते हैं। एक होता है शब्दालंकार, एक होता है अर्थालंकार और एक होता है उभयालंकार। ठीक है, ये बात कितने अलंकार होते हैं? 3 अलंकार होते हैं। शब्दों से जिसमें चमत्कार उत्पन्न होता है वो शब्दालंकार, अर्थ के माध्यम से किसी काव्य में अलंकृत होता है, काव्य अच्छा दिखता है तो अर्थालंकार, उभयालंकार जब दोनों से होता है। अगला प्रश्न, वक्रोक्ति के कितने भेद होते हैं? तो आचार्य कुंतक के अनुसार अगर देखें तो वक्रोक्ति के 6 भेद आचार्य कुंतक ने माने हैं। पहला है वर्ण विन्यास वक्रता, दूसरा है पद पूर्वार्ध वक्रता, तीसरा है पद परार्ध वक्रता, चौथा है वाक्य वक्रता, पांचवा है प्रकरण वक्रता और छठवा है प्रबंध वक्रता। तो ये वक्रता के 6 भेद हैं। आचार्य कुंतक ने इस वक्रोक्ति के भेद को बताया है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो आचार्य कुंतक जो है वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रणेता आचार्य हैं। आचार्य क्षेमेंद्र जो हैं औचित्य संप्रदाय के प्रणेता आचार्य हैं। आचार्य दंडी जो हैं, आचार्य दंडी वैसे तो अलंकार से संप्रदाय से रिलेटेड है, लेकिन अलंकार संप्रदाय के प्रणेता आचार्य हैं आचार्य भामा। और आपको बता दूं रस संप्रदाय के प्रणेता आचार्य हैं आचार्य भरत मुनि। और रस संप्रदाय के मतलब रस संप्रदाय के तो भरत मुनि हैं, रीति संप्रदाय के हैं बामन मुनि। ठीक है, आचार्य बामन जो हैं वो रीति संप्रदाय के प्रणेता आचार्य हैं। और ध्वनि संप्रदाय के आचार्य हैं कौन? आनंदवर्धन। तो 6 संप्रदाय हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। पहला संप्रदाय है रस संप्रदाय, आचार्य भरत मुनि ने दिया उसको। दूसरा है अलंकार संप्रदाय, भामा ने। तीसरा है रीति, बामन। ठीक है, बामन आचार्य बामन ने दिया रीति संप्रदाय को। इसके बाद में आता है चौथा आपका ध्वनि संप्रदाय, आनंदवर्धन। फिर उसके बाद में आता है आपका पांचवा वक्रोक्ति संप्रदाय, आचार्य कुंतक ने दिया। और छठा आपका है क्षेमेंद्र का औचित्य संप्रदाय, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आपके 6 संप्रदाय हैं। लगभग 150 मतलब कि 1500 वर्षों का इतिहास लगभग इन 6 जो है खंडों में आप बांट सकते हैं। ये जैसे कोई रस को काव्य की आत्मा मानते हैं, कोई रीति को, ऐसे ऐसे मैंने आपको समझाया था। तो ऐसे वक्रोक्ति के 6 भेद बताए हैं किसने? आचार्य कुंतक ने, ये मैंने आपको बताया। वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता। चौथा प्रश्न आप देखेंगे किन्हीं 2 शब्दालंकारों के नाम बताएं। तो 2 शब्दालंकारों के नाम में देखें अलंकार देखें, एक अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति। ये आपके हो गए मतलब कि शब्दालंकारों के उदाहरण। ठीक है, अनुप्रास में आप देखते होंगे पूरा अलंकार तो मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, लेकिन अलंकार में आप सभी लोग जानते होंगे। जो अलंकार होते हैं उसमें आप देखते हैं अनुप्रास अलंकार में व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार होती, तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, ऐसे आप देखते हैं। यमक अलंकार जैसे कि कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या पाए बौराए जगवा पाए बौराए, ठीक है, वा खाए बौराए। तो ऐसे आपका ये होता है। श्लेष अलंकार आप देखते हैं। ठीक है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, ऐसे ही आप देखते हैं। तो ये सब अलंकार जो हैं आपको पढ़ना पड़ता है, चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न 5वां नंबर प्रश्न है, अलंकार संप्रदाय के समर्थक कौन थे? तो अलंकार संप्रदाय के समर्थक कौन थे? आचार्य भामा अलंकार संप्रदाय के प्रणेता आचार्य हैं। उसके बाद में जयदेव, आचार्य केशवदास, ये सब आचार्य भामा के समर्थक रहे हैं। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न, ध्वनि सिद्धांत के कितने भेद होते हैं? ध्वनि सिद्धांत के प्रणेता आचार्य कौन है? आनंदवर्धन है। ध्वनि विरोधी आचार्यों की अगर बात करें तो उन लोगों ने ध्वनि विरोधी आचार्यों में प्रमुख हैं अभिधा मूला, ध्वनि में अभिधा मतलब ध्वनि में अभिधेयार्थ से
व्यंग्यार्थ ध्वनित होता है, जबकि लक्षणा मूला अभिधा मूला एक होता है ध्वनि सिद्धांत, ठीक है। जबकि लक्षणा मूला में ध्वनि में लक्षार से व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है। आनंदवर्धन ने ध्वनि के 3 भेद बताए हैं, एक रस ध्वनि, एक अलंकार ध्वनि और एक वस्तु ध्वनि, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो ध्वनि सिद्धांत कितने भेद हैं? ध्वनि सिद्धांत के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। कौन कौन से? रस ध्वनि, अलंकार ध्वनि और वस्तु ध्वनि। 7वां नंबर प्रश्न है, ध्वनि के कितने प्रकार होते हैं? तो ध्वनि के 2 प्रकार होते हैं, एक होती है अभिधा मूला ध्वनि, एक होती है लक्षणा मूला ध्वनि, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, यमक अलंकार का कोई उदाहरण दीजिए। तो यमक अलंकार का उदाहरण जैसे कि तो पर वारो उर्वशी, सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी हवे उर्वशी समान, ये जो है यमक अलंकार का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अरस्तु के काव्य संबंधी 2 सिद्धांत कौन से हैं? तो अरस्तु के काव्य संबंधी 2 सिद्धांत हैं, एक तो अनुकरण का सिद्धांत है और एक विरेचन का सिद्धांत है। 10वां क्वेश्चन आप देखेंगे, आई ए रिचर्ड्स की 3 ग्रंथों के नाम लिखिए। तो पहला ग्रंथ है द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स, 1922 में प्रकाशित हुआ। दूसरा ग्रंथ है द मीनिंग ऑफ मीनिंग, क्या लिखा हुआ ये? द मीनिंग ऑफ मीनिंग सन 1923 में प्रकाशित हुआ। इसके अलावा अगर बात करें, द पीपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, द पीपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924 में प्रकाशन हुआ। तो ये सब किसके हैं? रिचर्ड्स की 3 ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 11वां नंबर, आई ए रिचर्ड्स ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो आई ए रिचर्ड्स ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो उन्होंने मूल्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ध्यान रखेंगे, परीक्षा में आ सकता है प्रश्न। अगला प्रश्न है, रिचर्ड्स ने मन को क्या कहा है? रिचर्ड्स ने मन को क्या कहा है? रिचर्ड्स ने मनो को आवेगों का तंत्र कहा है। अगला प्रश्न है, आई ए रिचर्ड्स ने काव्य के कितने भेद माने हैं? आई ए रिचर्ड्स ने काव्य के 2 भेद माने हैं, एक होता है अपवर्ती कविता यानी काव्य, एक होता है अंतर्वेशी कविता या काव्य, ठीक है। आगे देखेंगे, रिचर्ड्स जो है पाश्चात्य विचारक है। रिचर्ड्स ने भाषा के कितने प्रयोग बताए हैं? तो रिचर्ड्स ने भाषा के 2 प्रकार बताए हैं, वैज्ञानिक प्रयोग और रागात्मक प्रयोग। तो ये सब अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में आपकी परीक्षा में आएंगे। ये बात ध्यान रखेंगे, 2-2 नंबर के प्रश्न जो होते हैं, तो आप इनको ध्यान से देख लीजिएगा, ऐसे ही आपको लिख देना होता है। 15वां प्रश्न आप देखेंगे, हिंदी आलोचना किसकी रचना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी आलोचना की नींव रखी। उसके पश्चात आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और नंद दुलारे वाजपेयी ने इसका विस्तार किया। बाद में हिंदी में मार्क्सवादी आलोचना, प्राचीन काव्यशास्त्री आलोचना और आधुनिकतावादी आलोचना का विकास होता है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम इसमें अग्रगण्य है। 16वां क्वेश्चन आप देखेंगे, हिंदी आलोचना के जनक कौन है? तो इस दृष्टि से हिंदी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सर्वश्रेष्ठ आलोचक माना जाता है। क्लियर? तो यानी आलोचना जगत के जनक की अगर बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है निसंदेह। 17वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, हिंदी साहित्य में आलोचना का क्या तात्पर्य है, लिखिए। आलोचना की बात करें तो आलोचना शब्द जो है लोच धातु से बना हुआ है। लोच का अर्थ होता है देखना, इसीलिए किसी वस्तु या कृति की सम्यक व्याख्या, उसका मूल्यांकन आदि करना ही आलोचना होता है। समतांतलोचनम अवलोकनम इति ही आलोचना, यानी समीक्षा और समालोचना शब्दों का भी यही अर्थ होता है, ठीक है। समताम लोचनम अवलोकनम इति आलोचना, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये आलोचना होती है। 18 नंबर प्रश्न है, हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक कौन है? तो प्रमुख आलोचकों में हिंदी में जैसे कृष्णलाल हो गए, डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ला जी हो गए, जयशंकर प्रसाद, आचार्य विश्वनाथ मिश्र, डॉक्टर विनय मोहन शर्मा, डॉक्टर हरबंस लाल शर्मा, इलाचंद जोशी, सुदान सिंह चौहान, अमृत राय, ये सब प्रमुख आलोचक रहे हैं। आगे देखिएगा, बाकी हजारी प्रसाद द्विवेदी और ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारी वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, ये सब तो रहे हैं। अगला प्रश्न, आधुनिक आलोचना का जनक कौन है? लाला श्रीनिवास दास के नाटक संयोगिता स्वयंवर की प्रेमघन द्वारा की गई आलोचना आधुनिक व्यवहार आलोचना की शुरुआत मानी जाती है, और इस युग में व्यवहारिक आलोचना में सबसे अधिक नाटकों की ही आलोचना हुई है। आलोचना का सूत्रपात भारतेंदु युग में ही हो चुका था। द्विवेदी युग में आकर के आलोचना विधा का विकास जो होता है अपनी गति पर होता है। तो लाला श्रीनिवास दास का जो नाटक है संयोगिता स्वयंवर, उसी की प्रेमघन ने, ठीक है, क्या की थी? आलोचना करी थी। तो यहीं से आप मान सकते हैं आधुनिक आलोचना के जनक प्रेमघन को। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन से 20वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है।
प्रश्न है, आलोचना कितने प्रकार की होते हैं? तो आलोचना दो प्रकार की होती है, एक होती है रचनात्मक आलोचना और एक होती है विध्वंसात्मक आलोचना। तो ये भी ठीक है। आगे देखेंगे, आई ए रिचर्ड्स का पूरा नाम क्या है? आई ए रिचर्ड्स का पूरा नाम, मतलब इनका पूरा नाम बताएं। इनका ग्रंथ का नाम पूछा गया यहाँ पर, तो ये प्रश्न थोड़ा सा कर लेंगे। आई ए रिचर्ड्स के ग्रंथ का नाम तो फिलोसॉफी ऑफ द लिटोरिक, मतलब कि फिलोसॉफी ऑफ द रिटोरिक, ये इनके ग्रंथ का नाम है। इनका पूरा नाम है आइवर आर्मस्ट्रांग रिचर्ड्स, ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला प्रश्न, टी एस इलियट का जन्म कहाँ पर हुआ था? अमेरिका में इनका जन्म हुआ था। टी एस इलियट का पूरा नाम क्या है? थॉमस स्टीयर्न्स इलियट इनका पूरा नाम है। अगला प्रश्न, इलियट ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो इलियट ने निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कॉलेज की पुस्तक का नाम बताएं। बायोग्राफिया लिटरेरिया, ये कॉलेज की पुस्तक है। कल्पना का सिद्धांत दिया कॉलेज ने। वर्ड्सवर्थ ने, या वर्ड्सवर्थ के काव्य शास्त्र संबंधी पुस्तक का नाम बताएं। लिरिकल बैलेट्स जो है ये वर्ड्सवर्थ के काव्य शास्त्र से संबंधित पुस्तक है। अगला प्रश्न, स्वच्छंदतावादी पाश्चात्य विद्वानों के नाम बताएं। बढ़िया प्रश्न है। स्वच्छंदतावादी पाश्चात्य विद्वानों के नाम में जैसे कॉलेज, सेली, कीट्स, ठीक है। किन्हीं दो प्रसिद्ध मार्क्सवादी आलोचकों के नाम बताएं। डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव, ये मार्क्सवादी आलोचक हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर संरचनावाद का जन्म कहाँ हुआ? तो फ्रांस में हुआ उत्तर संरचनावाद का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो मनोविश्लेषणवादी विचिंतकों के नाम। सिगमंड फ्रायड और किम्बल यंग, जो मतलब सॉरी युंग जो हैं, ये मनोविश्लेषणवादी चिंतक हैं, सिगमंड फ्रायड और युंग, ठीक है। 32वां प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न है, रस के भेद बताइए। तो रस के 9 प्रकार हैं। आचार्य अभिनव गुप्त और मम्मट ने 9 रस माने हैं, और ये 9 रस इस प्रकार से, जैसे पहला श्रृंगार रस है, दूसरा हास्य रस, तीसरा करुण रस, चौथा रौद्र रस, पांचवा आपका वीर रस, छठवां भयानक रस, सातवां बीभत्स रस, आठवां अद्भुत रस और नौवां शांत रस। प्रत्येक रस की निष्पत्ति में अनुभाव, विभाव और संचारी भावों का संयोग जरूरी होता है। रस की बात की जाए तो आपसे पूछेगा इस रस की परिभाषा बताओ, तब जैसे विभाव नामक अस्थाई भाव, या रति नामक, जैसे आप मान लेते हैं कि आपसे पूछा जाए कि आप बताओ श्रृंगार रस का अस्थाई भाव, तो श्रृंगार रस में क्या होता है? श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है? रति होता है। तो रति नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से पुष्ट होता है। श्रृंगार रस की उत्पत्ति वहीं पर हो जाती है। हास हास हास्य रस की अस्थाई भाव क्या होता है? हास होता है। तो क्या बोलेंगे? हास नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से पुष्ट होकर के हास रस की निष्पत्ति करता है। करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है? शोक होता है। शोक नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से रस दशा को प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये होता है रस। अगला प्रश्न 33 नंबर, शब्द शक्ति से आप क्या समझते हैं? इसके प्रमुख भेदों पर प्रकाश डालिए। तो शब्द और अर्थ के संबंध में विचार करने वाले तत्व को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ठीक है। अगला प्रश्न है, शब्द शक्ति की पहचान कैसे करें? तो हिंदी भाषा रचना और व्याकरण में शब्द और अर्थ के संबंध को शब्द शक्ति की संज्ञा दी जाती है। शब्द की 3 शक्तियां हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। इसके अनुसार शब्दों के भी 3 प्रकार हैं, वाचक, लक्षक और व्यंजक, जिनमें क्रमशः 3 प्रकार के अर्थ प्रकट होते हैं। वाच्यार्थ, मतलब कि जो कहा जा रहा है वो सीधा सीधा जो उसका अर्थ भी वही है, वो होती है अभिधा। लक्ष्यार्थ, यानी कि जिसमें लक्षणा उसमें होती है लक्ष्यार्थ में, यानी कि जो कहा कुछ और जा रहा है, निशाना कहीं पर और जा रहा है। व्यंग्यार्थ, कोई व्यंग किया गया, ठीक है, तो व्यंजना वो होता है वहाँ पर व्यंग्यार्थ। अगला प्रश्न है 35 नंबर, शब्द शक्ति का महत्व क्या है? लेखन में सटीकता शब्द शक्ति पर निर्भर करती है, और इसके बिना संचार खराब हो जाता है। शब्द और यानी कम्युनिकेशन जो होता है वो सब शक्ति के बिना खराब हो जाता है। शब्द और वाक्यांश के नट और बोल्ट हैं, एक प्रकार से शब्द और वाक्यांश वे नट और बोल्ट हैं जो संचार पुल को एक साथ रखते हैं, जोड़े रखते हैं। इसीलिए लेखक को पाठक तक अर्थ पहुंचाने के लिए आवश्यक सटीक शब्दों और वाक्यांशों को पहचानना सीखना चाहिए, और वही सब शक्तियों के माध्यम से आप सीख पाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, व्यंजना शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं? व्यंजना शब्द शक्ति के 2 भेद होते हैं, एक होती शाब्दी व्यंजना और एक होती आर्थी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना क्या होती है? शब्द पर आधारित व्यंजना को शाब्दी व्यंजना कहते हैं, और अर्थ पर आधारित व्यंजना को आर्थी व्यंजना कहते हैं। शब्द 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं एकार्थक और एक होते हैं अनेकार्थक।
ये बात है, जिसके एक अर्थ निकले एक अर्थक, जिसके बहुत अर्थ निकले अनेक अर्थ निकले वो बहुअर्थक मतलब अनेकार्थक शब्द होते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में जाना जो अति लघु उत्तरीय की दृष्टि से इंपॉर्टेंट थे, आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते थे, उनको मैंने बताया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे और इसी प्रकार से और भी प्रश्नों को मैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को भी कुछ देने का प्रयास करूंगा। और बाकी महासंग्राम वीडियो मॉडल पेपर वगैरह देखते रहिएगा और भी मॉडल पेपर मैं दूंगा। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।